नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो। हमारा वीकली शो है जिसमें हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना है और कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ताकि लंबी अवधि में आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएं, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और साथ ही होते हैं सवाल जवाब। आज के खास मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, वो हैं हर्ष रुंगटा जी, रुंगटा सिक्योरिटीज से हैं। हर्ष जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। साथ ही अपने दर्शकों को बता दें वो किस तरीके से शो का एक हिस्सा बन सकते हैं और अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए प्रश्न या फिर पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुड़े हुए प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है, आप हमें मेल कर सकते हैं fund@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुड़ा कोई भी प्रश्न आप एसएमएस के जरिए भी भेज सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, पहले फंड लिखें, उसके बाद म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी प्रश्न लिखकर भेज दें 57575 पर। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कपिल तिवारी जी मुंबई से लाइन पे हैं। कपिल जी नमस्कार। हाय सर। हाँ जी नमस्ते, आप बताइए, अपना सवाल पूछिए। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कपिल तिवारी एंड आई एम 20 years old and currently I am staying in Mumbai and I am married. So the thing is that I have certain goals. So goals like first of all I have to purchase a house in Mumbai. ठीक है। So for which I am planning that I have to purchase in next 3 years. So for that I am planning to have a 10 lakhs down payment. So that's my first goal. Then second goal will be my daughter is currently 6 months old. ठीक है। So I am looking for her higher education का. So for that I have 20 years of plan. And for this I have to arrange for the 20 lakhs amount. हाँ जी। So the third goal is that my daughter's marriage. So for that I will be planning for the next 25 years. And for that I have to arrange for 30 lakhs rupees. ठीक है। And next goal will be my retirement. So for retirement, as I am 29 years old, so it's 31 years to achieve. ठीक है। The amount for which I am looking for is around 2.5 crore. ठीक है, 2.5 करोड़ के आसपास रिटायरमेंट के लिए जुटाने हैं आपको। इसके अलावा कुछ और प्लानिंग कर रखी है आपने, क्योंकि कंप्लीटली फाइनेंशियल प्लानिंग करके चल रहे हैं आप? कोई और ऑब्जेक्टिव आपका? इसके लिए one more that I am planning for the cars. So for this I can wait for 5 years. अच्छा, 5 साल में गाड़ी भी खरीदनी है। गाड़ी भी लगभग 6-7 लाख की तो होगी। चलिए, ओवरऑल आपकी इनकम कितनी है, बस इतना बता दें आप कपिल जी। It's 6 lakhs per annum. फिलहाल 6 लाख रुपए कमाते हैं, पर ये बेहतर है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चल रहे हैं और ये बहुत बेहतर है। आप 29 साल आपने उम्र बताई है, लंबी अवधि में फायदा होगा। इससे पहले कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है आपने? I have invested in one SBI Emerging Business Fund. कितनी राशि इन्वेस्टमेंट करें? So I am paying 2000 rupees per month. SIP. 2000 रुपए हर महीने? इसके अलावा कोई और? Apart from this, I am investing in PPF also, 4000 rupees per month. अच्छा, चलिए रुंगटा साहब से पूछ लेते हैं। रुंगटा साहब, ऑब्जेक्टिव्स इनके आपने सुने। एक तो बेटी की हायर एजुकेशन के लिए, उसकी शादी के लिए लंबी अवधि में रकम जुटाना चाहते हैं, साथ ही साथ रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं। 2.5 करोड़ के आसपास रिटायरमेंट कॉर्पस इनको चाहिए, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स के जरिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। फिलहाल 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में और पीपीएफ में 4000 रुपए हर महीने लगाते चले जा रहे हैं। आगे कैसे बढ़े? पहली बात कपिल जी, आपने जैसे राजद ने भी कहा कि आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग एक पूरा ओवरऑल व्यू लेके चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी उम्र में हम अक्सर देखा नहीं करते कि इस प्रकार की जो प्लानिंग या एटलीस्ट टारगेट बेस्ड जो गोल्स होते हैं वो बनाते हैं। तो आपके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आपके हम लॉन्ग टर्म गोल्स पहले लेते हैं, आपकी डॉटर की एजुकेशन और मैरिज के हिसाब से और आपके रिटायरमेंट के लिए। अगर हम डॉटर की एजुकेशन और मैरिज के हिसाब से देखें, आप अगर हर महीने का 3000 रुपये आप लॉन्ग टर्म इक्विटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अगर निवेश करें, इक्विटी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करीबन 14% रिटर्न्स आपको, जो आपको 20-25 ईयर्स बाद चाहिए, उस समय तक आपको 14% एवरेज रिटर्न्स मिल जाने चाहिए। अगर हम ये अनुमान लगाते हैं तो 3000 रुपये आपको ये टारगेट जो है, दोनों टारगेट पूरा कर देंगे। आप एक कॉमन पूल बनाइए, HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इस प्रोडक्ट में आप ये पूरा 3000 रुपये निवेश करिए हर महीने, और आपको जैसे पैसे की ज़रूरत होगी आप इसी में से निकाल लीजिए। आप लॉक इन ऑप्शन चूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपको इसके पहले भी अगर पैसे निकालने हो तो यही फंड में से आप निकाल सकते हैं। हम रिटायरमेंट की बात करते हैं। रिटायरमेंट आपने कहा कि आपको करीबन 31 ईयर्स बाद 2.5 करोड़ चाहिए। जी हर्ष जी, आपने रिटायरमेंट के लिए कहा आपको 31 ईयर्स बाद 2.5 करोड़ जो चाहिए। उसके लिए आप SBI इमर्जिंग बिजनेसेस फंड में ऑलरेडी 2000 रुपये निवेश कर रहे हैं।
मैं बता दूं, अगर आप एक 5,000 रुपया पूरा निवेश करते हैं आपके रिटायरमेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपका जो पर्पस है 2.5 करोड़ का वो आप अचीव कर लेंगे। सो इसके लिए पोर्टफोलियो आपको इस प्रकार करना है। 2,000 आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं SBI इमर्जिंग बिजनेसेस फंड में, उसमें आप 500 रुपये और बढ़ा के 2,500 उसमें निवेश करिए। दूसरा 2,500 जो है वो फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान, इसमें निवेश कर दीजिए। तो इस प्रकार आपका 5,000 रुपया जो निवेश हो रहा है वो आप अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। आपके घर का जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको 3 साल बाद डाउन पेमेंट के लिए 10 लाख रुपीस चाहिए, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ ना करके आप बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट शुरू करिए। और अगर हम 8% देखते हैं तो आपको 25,000 हर महीने का आपको रिकरिंग डिपॉजिट में करना होगा, तब आपके 10 लाख रुपीस आपका जमा हो जाएगा 3 साल बाद। आपने कार एक अपनी रिक्वायरमेंट और बताई है। सिर्फ मैं एक चीज़ कपिल जी आपको बताऊंगा कि हम आपकी इनकम देख रहे हैं विच इज 6 लाख ऑफ रुपीज़। अगर हम यही इन्वेस्टमेंट्स अगर हम टोटल अप करें तो एक लगभग 396 या 4 लाख हर साल का इन्वेस्टमेंट्स ही हो जाते हैं। सो अगर आपके खर्चे हम माइनस करते हैं तो आपके पास मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा आपके स्कोप रहेगा कि आप कार के लिए और प्लान कर सकें। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप पहले अपना घर ले लें, उसके बाद जो 25,000 रुपये आपके बचते हैं वो EMI में अगर लग जाते हैं तो आप उस प्रकार से ना प्रोविजन बनाइए कार के लिए, या उसे थोड़ा आगे और पोस्टपोन कर दीजिए। तो इस प्रकार आप अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। कार भी रहने दें, अगर आय बढ़ती है तो उसके बाद आप कार लेने का सोचिए। पर ओवरऑल अगर लंबी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं कि बेटी के भविष्य के लिए 20 से 25 साल का जो आपको निवेश करना है उसके लिए फंड है HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। इस फंड पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं और आपको निवेश करना है 3,000 रुपये हर महीने 20 से 25 साल के लिए। साथ साथ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 5,000 रुपये हर महीने आप म्यूचुअल फंड में लगाते चले जाएं। और जो फंड्स दिए गए हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो SBI इमर्जिंग बिजनेसेस और फ्रैंकलिन इंडिया BSE सेंसेक्स प्लान है। घर की डाउन पेमेंट जो आपको काफ़ी छोटी अवधि में करनी है, लगभग 3 साल के अंदर 10 लाख रुपए जुटाने हैं, उसके लिए आपको बैंक RD पे भरोसा करना होगा। 25,000 रुपए हर महीने बैंक RD में आप जमा करते चलें। चलिए, इसी बीच हमारे साथ अगले व्यूअर जुड़े हैं। मनोज जी नोएडा से लाइन पे हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए आप। एक्चुअली मैं लास्ट 3 ईयर से 3 म्यूचुअल SIP कर रहा हूँ। एक है मेरा ICICI फोकस ब्लू चिप फंड, दूसरा HDFC टॉप 200 एंड DSP ब्लैक टॉप 100। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस देख रहा था मैं HDFC टॉप 200 की, थोड़ा डिप जा रहा था। तो अगर मेरे को स्विच करना होगा तो कैसे कर सकते हैं किसी और पे? अच्छा, पर मनोज जी मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि आपने जो एक्सपोजर लिया है वो सभी लार्ज कैप कंपनी, आप वैसे शेयर एक्चुअली इसके अलावा मेरा जो VPF है वो 5,000 मेरा पर मंथ VPF में कटता है, और PPF अकाउंट में 2,000 पर मंथ होता है मेरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो डेट कंपोनेंट ठीक है, उसमें आप निवेश करते रहें, वो फायदा ही दिलाएगा आपको लंबी अवधि के लिए। रिस्क फ्री रिटर्न्स हैं वो। पर ये जो एक्सपोजर आपने म्यूचुअल फंड में लिया है वो लार्ज कैप कंपनियों में है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए? और परफॉर्मेंस वाइज जैसे बता रहे हैं HDFC टॉप 200 की परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी पड़ती हुई नजर आई है हर्ष जी, पर ओवरऑल क्या इन सभी फंड्स में एक्सपोजर लेना ठीक है, या फिर इनमें से कोई एक फंड और कोई बेहतर मिड कैप फंड का भी चुनाव कर सकते थे? पहली बात मनोज जी, खाली आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप 1,000 रुपया 3 फंड्स में निवेश कर रहे हैं। 3,000 रुपया जो आपको निवेश करने होते हैं उसके लिए आपको 3 फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फंड अगर हम देखें, HDFC टॉप 200 ले लीजिए या DSP का जो प्रोडक्ट है वो ले लीजिए, हर पोर्टफोलियो में करीबन 30 से 40 कंपनीज तो होती ही हैं। तो अगर आप 3,000 रुपया निवेश कर रहे हैं, आपका पैसे वैसे भी डिवाइड होकर 30-40 कंपनीज में निवेश हो रहा है, तो उससे आपको इतनी सारी स्कीम्स की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक सवाल है आपकी स्कीम्स का, क्योंकि आपने 2010 से शुरू किया है, आपके सारे लार्ज कैप फंड्स हैं, फिलहाल मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कंटिन्यू करते रहिए, ये फंड में से निकलने की ज़रूरत नहीं है। HDFC टॉप 200 यस, उनका परफॉर्मेंस हमने देखा है कि रिसेंटली थोड़ा डिप हुआ है, लेकिन फंड का जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक है, आप इसे शायद थोड़ा टाइम और दे सकते हैं। आगे जाते हुए जब आप अपना पोर्टफोलियो में कोई और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, 3,000 से आप और ज़्यादा अगर निवेश करना चाहते हैं, तब मैं कहूँगा कि आप उस समय जो चेंजेस करना है करिए। फिलहाल आप बने रहिए, सिर्फ छोटे चेंजेस आप अभी मत करिए, जब आपको और बढ़ाना होगा तब करिएगा। अगर हर जी इन तीनों में से कोई एक फंड चूज करना हो इनके पोर्टफोलियो के लिए, तो वो कौन सा होगा? जी, डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए मैं इनसे कहूँगा कि HDFC टॉप 200 में मेंटेन रखें और ICICI फोकस ब्लू चिप फंड में करें। DSP वो ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको रखना है तो। दोनों ICICI एंड HDFC दोनों लार्ज कैप फोकस्ड हैं। HDFC में सिर्फ इतना है कि उसमें मिड कैप का भी एक थोड़ा कंपोनेंट होता है। सो अगर एक ड्रॉप करना है तो DSP ड्रॉप करें, HDFC एंड ICICI कंटिन्यू करते रहें।
चलिए आईसीसी फोकस ब्लू चिप और एचडीएफसी टॉप 200 में अपना एक्सपोजर जारी रखें। इनफैक्ट 1500 रुपए यहाँ पर एक्सपोजर ले सकते हैं। लंबी अवधि में फायदा होगा, एसआईपी के जरिए आप कंटिन्यू करें अपनी इन्वेस्टमेंट, और जैसे जैसे आय बढ़ जाए या फिर आप एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तब एक मिड कैप कैटेगरी का फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो और आज हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा जी जुड़े हैं रुंगटा सिक्योरिटी से। आपके म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आपको एडवाइस करने के लिए और पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना है उस पर आपको एडवाइस करने के लिए। पर आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड या फिर पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए fund@zenetwork.com ये हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, साथ ही आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, फंड लिखें, उसके बाद अपना म्यूचुअल फंड से जुड़ा सवाल लिखकर भेज दें 57575 पर। गौतम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। गौतम जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी गौतम जी नमस्कार, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। म्यूचुअल फंड से जुड़ा क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर नमस्कार। हाँ जी। हाँ सर एक्चुअली मेरी एज है अभी 27। हाँ जी। और सर अभी करंटली मेरा 3 साल से एक इसमें HDFC टॉप 200 और ICICI इसमें फोकस ब्लू चिप में SIP के थ्रू चल रहा है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो सर एक्चुअली मेरा गोल है आफ्टर 8 से 10 साल के बाद होम मतलब घर खरीदने का। नहीं, पर 8 से 10 साल के बाद घर तो खरीदना है, पर आपने लिखा है यहाँ पर कि सिर्फ 1000 रुपए ही आपने SIP शुरू करी है इन फंड्स में। जी सर एक्चुअली सर क्या उस टाइम मेरी इनकम थोड़ी कम थी और अब थोड़ी इनकम ठीक है, मतलब नियर अबाउट 4 लाख है पर एनम। तो मैं मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता हूँ सर। कितना एक्सपोजर लेना चाहते हैं आप म्यूचुअल फंड में? सर अबाउट म्यूचुअल फंड में सर 6 से 8 हजार के आसपास, और अभी PPF में 5000 पर मंथ और कर रहा हूँ। अच्छा 5000 रुपये ऑलरेडी PPF में कर। इसके अलावा आपने बताया कुछ LIC की कोई पॉलिसी भी है आपके पास? जी सर वो एक है सर LIC जीवन आनंद पॉलिसी है, अभी चल रही है जो। अच्छा कितने साल हो गए उसका प्रीमियम भरते हुए? उसको सर अभी 1 साल हुआ है। अच्छा तो अब उसको मैं डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ सर। एक्चुअली उसमें मतलब उसकी जगह टर्म प्लान प्रेफर करना चाहता हूँ। ऊपर एक बार आप शुरू कर दी तो अगर जारी रखें तो बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए, पर फिर भी एडवाइस ले लेते हैं। हर जी जिस तरीके से उन्होंने बोला LIC जीवन आनंद में इन्होंने अभी 1 साल ही प्रीमियम हुआ है भरे हुए। प्रीमियम अमाउंट काफ़ी हैवी लिखा है, 21,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं और साथ ही हर साल इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। और साथ ही एक्सपोजर लिया है म्यूचुअल फंड्स में, उसमें HDFC टॉप 200 और ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप में 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, कैसे पोर्टफोलियो बनाएं और 8 से 10 साल का नजरिया है, कैसे आगे बढ़ें? पहला गौतम जी, ये आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, आपने स्कीम्स ठीक अच्छी हैं जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको जो अमाउंट बढ़ाना है घर के हिसाब से मैं सुझाव दूंगा कि आप थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलें, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो है 8 to 10 ईयर्स। इक्विटी हमने देखा है लास्ट 5 ईयर्स में कुछ खास अच्छे रिटर्न्स दिए नहीं हैं, और क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट घर की है, मैं सुझाव दूंगा कि आप थोड़ा अमाउंट डेफिनेटली बढ़ाइए म्यूचुअल फंड्स में। और जैसे आपका गोल नज़दीक आता है, अगर आपका घर आप देख रहे हैं कि 8 या 10 साल में लेना है, तो 6 साल बाद आप अपना इक्विटी में से एक्सपोजर कम करते रहिए और डेट की तरफ चले जाइए। तो क्योंकि आपकी जो भी वॉलेटिलिटी है उससे आपका पोर्टफोलियो का अफेक्ट नहीं होगा। जो आपको अमाउंट बढ़ाना है आप इन्हीं 2 स्कीम्स में बढ़ा दीजिए, और उसमें कोई खर्चा नहीं, आपको नई स्कीम्स जोड़ने की जरूरत नहीं है। HDFC टॉप 200 ICICI फोकस ब्लू चिप फंड दोनों ही अच्छे फंड्स हैं और उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ तक आपका LIC की पॉलिसी के बारे में आपका सवाल था, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल एंडाउमेंट पॉलिसी है, इसमें आपको मिनिमम 3 साल तक तो प्रीमियम भरना ही होगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इसे सरेंडर करें। पहली चीज़ होगी, जो आप 3 साल बाद अगर प्रीमियम भरते हैं तो उसके बाद पॉलिसी का एक पेड अप वैल्यू हो जाती है, जिसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड उसको आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेएबल, जितना आपको प्रीमियम जितने साल भरना था, इनटू सम इंश्योर्ड, ये आपका पेड अप वैल्यू हो जाएगा। और इसमें आप जो 3 साल के जो बोनसेस होंगे वो आप अटैच करते हैं, तो ये हो गया पेड अप वैल्यू। ये आपको तुरंत नहीं दिया जाता 3 साल बाद। इसके लिए आपको जो ओरिजिनल पॉलिसी का टर्म था, अगर आपने 15 साल की पॉलिसी ली या 20 साल की ली है, ये पैसे आपको 15 या 20 साल बाद जिस दिन मैच्योरिटी थी उस समय दिए जाएंगे। अगर आप उस समय तक वेट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपके पैसे तुरंत मिल जाएं, तो फिर आप ये पॉलिसी 3 साल बाद ही सरेंडर कर सकते हैं।
सरेंडर करने का सिर्फ एक होता है कि उसमें चार्जेस लगते हैं। जो गारंटीड आपको सरेंडर वैल्यू मिलता है वो है जितने भी आपने प्रीमियम्स भरे हैं उसका 30% वापस आपको मिलेगा, माइनस द फर्स्ट ईयर प्रीमियम। सो अगर 3 साल बाद प्रीमियम आप भरते हैं तो 1 साल का प्रीमियम तो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, बाकी के जो 2 साल हैं उसका 30% आपको दिया जाएगा। सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आप ये पॉलिसी में नहीं बने रहना चाहते हैं तो आप इसे बस यहीं इसे छोड़ दीजिए। आपका 21,000 पूरा नुकसान होगा, लेकिन 3 साल बाद भी आपको कुछ भी हाथ में ऐसे लगभग आपके हाथ में आने नहीं वाला। तो आप इसे एक लॉस समझ के आप इसे छोड़ दीजिए पॉलिसी को, और अपना जो लाइफ कवर है वो जेन्युइनली आप एक ऑनलाइन टर्म पॉलिसी लेके अपना कवरेज का जो पर्पस है वो फुलफिल करें। चलिए, इसी बीच हमारे साथ पंकज यादव जी जुड़े हैं, पर ब्रेक के बाद इनके प्रश्न को शामिल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देखते रहे म्यूचुअल फंड शो। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो। हमारे आज के गेस्ट हैं हर्षवर्धन रुंगटा जी। आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रश्नों के ऊपर आपका एडवाइस कर रहे हैं। प्रश्न पूछने के लिए fund@zenetwork.com पे आप मेल लिख सकते हैं, हमें डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और साथ ही आप SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर पहले फंड लिखें, ये हमारा कीवर्ड है फंड, उसके बाद अपना सवाल लिखकर भेज दें 57575 पर। पंकज यादव जी से बात कर लेते हैं, नागालैंड से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए आप। एक्चुअली मैं पिछले 2009 से जो फंड मैंने आपके पास भेजे हैं, हाँ जी, इसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बिसाइड दैट मेरा GPF 15,000 कटता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कुछ मुझे अमेंडमेंट करने हैं कि मैं इसको लेके कंटिन्यू करूँ। कितने साल हो गए आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए? 2009 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और 20 साल तक आपने बोला आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे? हाँ, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है नए पैसे निकालने की। पोर्टफोलियो बनाया है उन्होंने हर्ष जी, और आपके पास भेजा गया था, जिसमें HDFC टॉप 200, रिलायंस गोल्ड सेविंग्स, रिलायंस फार्मा, ICICI के 2 फंड्स हैं, ICICI डिस्कवरी और ICICI US ब्लू चिप, और साथ ही एक इनकम फंड भी इनके पोर्टफोलियो में है, SBI इनकम फंड। पोर्टफोलियो अपने आप में देखें तो यहाँ पर एक बैलेंस पोर्टफोलियो की तरह लग रहा है। आपकी क्या राय है? और ओवरऑल अब 20 साल बाद अगर ये इसी रफ्तार से रकम जोड़ते रहे तो कितना फायदा होगा इन्हें, और पूरे पोर्टफोलियो पे आपकी राय? पहली बात पंकज जी, आपने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है वो बहुत ही अच्छी तरह बनाया है। इसमें हम देख रहे हैं कि आपका डाइवर्सिफाइड फंड है, आपने सेक्टर ले रखे हैं, आपने इनकम फंड भी जोड़ा है, आपने एक इंटरनेशनल फंड में भी निवेश कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं। सो मैं कहूँगा कि आपका जो फंड का सिलेक्शन है और जो डाइवर्सिफिकेशन आपने किया है बहुत ही अच्छा है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ मेरी एक कंसर्न था कि आपने अपनी उम्र बताई है 27 साल, और आपका जो करंट पूरा पोर्टफोलियो हम देखें तो 15,000 रुपये हर महीने के आपके जा रहे हैं GPF में, 1,000 रुपये आप एक इनकम फंड में निवेश कर रहे हैं, और लगभग 7,000 रुपये आप इक्विटीज़ में कर रहे हैं। सो अगर हम एसेट एलोकेशन और आपकी एज के हिसाब से 20 साल तक आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो वेटेज है वो बहुत डेट की तरफ है। ये ज़रूरी है कि आप एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाएं, क्योंकि अगर हम देखें कि आपने फ़ंड के सिलेक्शन अच्छा किया है, लेकिन अगर अमाउंट कम कर रहे हैं तो भी आपका टारगेट मीट नहीं होता। फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़रूरी है कि आप एक अपना एसेट एलोकेशन प्लान बनाएं कि कितना पैसा आपका इक्विटीज़ में जाएगा, कितना डेट में जाएगा। ये आपकी उम्र, टाइम होराइजन, रिस्क प्रोफाइल को नज़र में रखते हुए बनाया जाता है, और फिर उसके बाद आप इक्विटीज़ में ज़्यादा अगर आपको एलोकेट करना है तो करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं इक्विटीज़ में एलोकेशन जितना आपकी ज़रूरत थी तो आप अपने प्लान से हेवायर हो जाते हैं। अब फिर स्कीम भले ही आपने अच्छी चूज़ की हो, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आप उसमें आप सही अमाउंट भी नहीं निवेश कर रहे हैं। सो मेरा सुझाव सिर्फ ये रहेगा, फंड्स जो आपने सिलेक्ट किए वो बने रहिए। अगर हो सके तो आप इक्विटीज़ में थोड़ा वेटेज अपना बढ़ाइए और डेट में थोड़ा कम कर लीजिए, तो इससे आपको जो 20 साल बाद है वो पोर्टफोलियो में जो ओवरऑल रिटर्न इन ट्रू फॉर्म आपको वेल्थ क्रिएशन का आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट होगा। चलिए पंकज जी, आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं कि 20 साल बाद अगर आप 8,000 रुपये हर महीने ही इन्वेस्टमेंट करते चले गए और पोर्टफोलियो से 12% रिटर्न मिल गया तो लगभग 80 लाख तक पहुंच जाएंगे, और 15% रिटर्न पे अगर आप 8,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते चले गए तो 20 साल बाद 1.2 करोड़ रुपए आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आएंगे। आप नजर रख के चल सकते हैं। चलिए, इसी बीच हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं मुंबई से। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैंने ईमेल में जो लिखा था उसमें कि डिविडेंड में इन्वेस्ट करें या ग्रोथ में, और जो मैंने लिस्ट में दिए थे 3 या 4 ELSS और नॉन ELSS के, तो उसके जरा एडवाइस चाहिए था मुझे। ठीक है, फिलहाल आपका SBI टैक्स गेन में एक्सपोजर है, आपने ये भी लिखा था?
हाँ वो है, और उसके मेरे पास अभी 500 यूनिट्स है, और वो दैट इज आउट ऑफ लॉकिंग पीरियड, तो उसमें बना रहा हूँ कि निकल के किसी और ELSS फंड में इन्वेस्ट करूँ, वो भी पूछना था मुझे। ठीक है हर्ष जी, समय की थोड़ी पाबंदी है। SBI टैक्स गेन में यहाँ पर इनका एक्सपोजर है, एक ELSS फंड बेहतर तलाश रहे हैं, ये SBI गेन में ही क्या कंटिन्यू रह सकते हैं टैक्स गेन में, या फिर कोई बेहतर फंड आप चूज कर पाएं ELSS के तौर पर, और साथ ही साथ एक नॉन ELSS कैटेगरी में डाइवर्सिफाइड फंड कौन सा इनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए आपके हिसाब से? वेल अभी जो इन्होंने फंड्स जो सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट किए हैं ELSS कैटेगरी में से मैं इन्हें सुझाव दे सकता हूँ कि कैनरा रोबेको के ELSS फंड में निवेश कर सकते हैं, और जो नॉन ELSS हैं उनमें ये फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकते हैं। जो इनका टैक्स गेन SBI टैक्स गेन है, क्योंकि लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है, मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि अगर वहाँ से रिडीम करके उन्हें अगर टैक्स बेनिफिट चाहिए तो वो वापस कैनरा रोबेको में कर सकते हैं। सिर्फ ये कि 3 साल का लॉक इन फिर से शुरू हो जाएगा। अगर इन्हें टैक्स बेनिफिट्स नहीं चाहिए तो नॉन ELSS स्कीम्स में भी कर सकते हैं, लेकिन टैक्स स्कीम में से फिलहाल वो निकल सकते हैं। जहाँ तक इनका सवाल था डिविडेंड या ग्रोथ ऑप्शन लेना, ये अगर इन्हें पैसा डिविडेंड रेगुलरली नहीं चाहिए, कोई कैश फ्लो रेगुलरली नहीं चाहिए, तो ग्रोथ ऑप्शन डेफिनेटली चूज करना चाहिए, क्योंकि आपको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फैक्टर होता है, अगर आप डिविडेंड बाहर निकाल लेते हैं तो कंपाउंडिंग एटलीस्ट वो डिविडेंड के पोर्शन पे नहीं होती। सो अगर पैसों की जरूरत है तो ही डिविडेंड ऑप्शन चूज करें, नहीं तो आप ग्रोथ ऑप्शन लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और म्यूचुअल फंड्स पे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल म्यूचुअल फंड शो से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।